ईएमआरएस टीयर 1 की परीक्षा 13, 14 और 21 दिसंबर को होने जा रही है और उस परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी साथी हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर मैं आप सभी के बीच में आया हूं। इस क्लास में टीयर 1 के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो, करंट अफेयर हो या फिर आईसीटी हो, सबसे प्रश्न रहने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर होने वाली है। अगर आप ईएमआरएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अन्य क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। हम बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ेंगे। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई सुझाव है या फिर आप कुछ बताना चाहते हैं, अपनी किसी समस्या के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए, हम वहां पे आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। बिना किसी देरी के देखिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहां पर चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, सभी से प्रश्न रहने वाले हैं। करंट अफेयर और आईसीटी के प्रश्नों को भी इस क्लास में शामिल किया गया है। क्लासेस बढ़िया होंगी और आपकी परीक्षा तक ऐसे ही लंबी लंबी 2-2, 3-3 घंटे की क्लासेस चलती रहेंगी ताकि कम समय में एक ही जगह पर आप बढ़िया से सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे रिवीजन कर सके। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? Who discovered the Indus Valley Civilization? अलेक्जेंडर केनिंघम, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी या फिर जॉन मार्शल? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज किसने की थी? सही उत्तर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दयाराम साहनी ने हड़प्पन सभ्यता की खोज की थी। 1921 में इन्होंने यह खोज की थी और पंजाब जो कि अभी पाकिस्तान में है, पंजाब का जो पार्ट जो अभी पाकिस्तान में है, वहां पर इस सभ्यता की जो है हड़प्पा नामक जगह पर खोज की गई थी। खुदाई के समय जो है इस सभ्यता के अवशेष मिले थे। बाद में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बहुत प्रमुख शहर था। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बहुत प्रमुख शहर था। अब देखिए इंडस वैली या फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। यह सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता थी। ऐसा माना जाता है कि 2500 से 1750 ईसा पूर्व में ये जो सभ्यता थी वो मौजूद थी और सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। नगरों में उत्तम जल निकासी की प्रणाली थी, ड्रेनेज सिस्टम था प्रॉपर उस टाइम पे। 2500 ईसा पूर्व आप सोच सकते हैं। और संगठित नगर नियोजन था, प्रॉपर एक तरीके से शहर को बसाया गया था। एक प्लांट शहर जो होते हैं उस तरीके से बसाया गया था। लोगों को कला, व्यापार, कृषि और धातु कर्म में दक्षता प्राप्त थी। लोग कला में माहिर थे, व्यापार करते थे और कृषि भी वहां पे करते थे। यह सभ्यता हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलवीरा, लोथल जैसे शहरों में फैली हुई थी और इसकी लिपि जो है आज तक अपठनीय है। जो इसकी लिपि है वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ऐसा माना जाता है कि जब उस लिपि को सॉल्व कर लिया जाएगा, उस लिपि को पढ़ लिया जाएगा तो बहुत सारे ऐसे रहस्यों से पर्दा उठ सकता है जो दुनिया सोच भी नहीं सकती। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे। अगली प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? हड़प्पा की हमने देख लिया। मोहनजोदड़ो एक इंपॉर्टेंट शहर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1911, 1922, 1930 या फिर 1900 ईस्वी में? पिछले प्रश्न में हमने समझा था कि राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी, लेकिन कब की थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए सही उत्तर इसका भी ऑप्शन नंबर बी 1922 में। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो की खोज की थी, खुदाई की थी, यहां से ये प्राप्त हुआ था। यह हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर था और अत्यधिक विकसित था। नगर नियोजन का यह उदाहरण है, प्रॉपर टाउन प्लानिंग थी। सबसे इंपॉर्टेंट शहर मोहनजोदड़ो को ही माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अब मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ प्रमुख तथ्यों को यहां पे देखते हैं। देखिए यह सिंधु नदी के किनारे इसकी जो है वो खुदाई में प्राप्त हुआ था और वर्तमान में यह सिंध प्रांत, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहां पर यह स्थित है। 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला और यहां से संगठित नगर नियोजन, पक्की ईंटों के घर और सड़क नाली व्यवस्था के प्रमाण मिले थे।
प्रॉपर टाउन प्लानिंग मिली थी, नाली मिली थी, विकसित घर मिले थे, यहां से ये सब चीजें प्राप्त हुई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ग्रेट बाथ, एक महान, एक बड़ा सा स्नान घर मिला था, स्विमिंग पूल टाइप का एक बड़ा सा स्नान घर मिला था। यह मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध खोज इसको माना जाता है कि उस समय इस तरीके की सोच लोगों की थी। माना जाता है कि जो ये ग्रेट बाथ या फिर स्नान घर था, इसको धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग किया जाता था, ऐसा माना जाता है। यहां से बहुत सारी मूर्तियां भी मिली हैं। नाचती हुई लड़की की मूर्ति, डांसिंग गर्ल की मूर्ति बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। और इसके साथ साथ पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। पुरोहित राजा की मूर्ति इसको कहा जाता है। और इसके साथ साथ माना जाता है कि यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी थी, वो व्यापार, कृषि और शिल्प पर आधारित थी। मोसोपोटामिया के साथ साथ व्यापार के यहाँ पर प्रमाण मिले हैं। पतन माना जाता है कि यह शहर बर्बाद कैसे हो गया, बाढ़, भूकंप या नदी का मार्ग बदलना इसका कारण हो सकता है। कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बाढ़, भूकंप या फिर नदी के मार्ग बदलने से यह सभ्यता जो है वो खत्म हो गई थी। मोहनजोदड़ो के बारे में इंपॉर्टेंट यहाँ पे तथ्य आपने देखे। हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, अभी हमने कई बार बात की। हड़प्पा जो सभ्यता है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? कालीबंगा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य सभ्यता या फिर वैदिक सभ्यता? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इसके जो नगर हैं वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे थे, वहीं पे इनकी खोज हुई थी, इसलिए इनको इंडस वैली या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? शिकार करना, कृषि करना, पशुपालन करना या फिर मछली पकड़ना? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ऑप्शन नंबर बी, एग्रीकल्चर, कृषि जो है वो इस शहर का प्रमुख व्यवसाय था। माना जाता है कि हड़प्पा के निवासी कृषि के ऊपर जो है वो निर्भर थे। यहाँ पे गेहूं, जौ, तिल और कपास की खेती होती थी। साथ ही साथ पशुपालन भी होता था। पशुपालन भी एक प्रमुख व्यवसाय था, लेकिन बड़े पैमाने पर जो है वो कृषि को ही मुख्य व्यवसाय माना जाता है। नहरों और कुओं के उपयोग करके सिंचाई भी होती थी, इसके प्रमाण भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बाथ, महान स्नान घर कहां मिला है? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में या फिर लोथल में? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बाथ कहां पे मिला है? तो ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ मिला है, एक महान स्नान घर मिला है। ये आप तस्वीर भी यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके का एक जो है वो ढांचा मिला है जिसको ग्रेट बाथ माना जाता है, एक बड़ा सा स्नान घर। और सबसे प्रसिद्ध खोज इसको मानी जाती है मोहनजोदड़ो की। माना जाता है कि यह धार्मिक या फिर सामाजिक अनुष्ठानों के लिए यूज किया जाता था, एक बड़ा सा जलाशय से। इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछ सकते हैं, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता में लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? हड़प्पा सभ्यता में लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? एग्रीकल्चर के लिए, बंदरगाह था, मंदिर था या फिर मूर्तियां? क्या था लोथल? क्या था लोथल? नाम का शब्द आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन को जब आप अध्ययन कर रहे होंगे तो कई बार सुना होगा। यह लोथल क्या था? लोथल एक बंदरगाह था, एक डॉक यार्ड था। यह कहां था? वर्तमान में गुजरात के पास। वर्तमान में गुजरात में इसके अवशेष मिले हैं। यह हड़प्पा काल का एक प्रमुख बंदरगाह था, यहां से समुद्री व्यापार किया जाता था। यह विश्व का सबसे प्राचीन डाक यार्ड माना जाता है। ये देखिए, ये जो अवशेष आपको दिख रहे हैं, यह लोथल बंदरगाह के माने जाते हैं। लोथल बंदरगाह के अवशेष इसको माने जाते हैं। लोथल गुजरात राज्य के आधुनिक अहमदाबाद के पास साबरमती नदी के किनारे यह मिला है। अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे इसके अवशेष मिले हैं। इसकी खोज 1954 में एस.आर. राव ने की थी। विशेषता, लोथल हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक केंद्र था, एक पोर्ट सिटी था। यहां से विश्व के सबसे प्राचीन डाकयार्ड मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहां से विदेशों तक में व्यापार होता था।
व्यापारिक संबंध की अगर हम बात करें तो मेसोपोटामिया, मिस्र और फारस के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं। यहां यानी कि जो फ्रांस और मेसोपोटामिया और फारस की बड़ी सभ्यताएं उस समय की थी, वहां से डायरेक्ट व्यापार होता था। मुख्य वस्तुएं आभूषण, तांबे के औजार और मिट्टी के बर्तन यहाँ के प्रमुख उत्पाद थे, ऐसा माना जाता है। अध्ययन के बाद जो पुरातत्विकविद हैं उनके द्वारा यह चीज मानी जाती है कि आभूषण, तांबे के औजार और मिट्टी के बर्तन यहाँ के प्रमुख उत्पाद हुआ करते थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, जिस लिपि में वहां के लेख मिलते हैं, वो कैसी थी? एक चित्रलिपि थी, वर्णमाला पर आधारित थी, ध्वन्यात्मक थी या फिर मिश्रित लिपि थी? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि मिली है वो चित्रलिपि थी, चित्रों को बनाकर जो है वो शब्द लिखे गए थे। इस तरीके के चित्र जो हैं वो लिखे गए थे और इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। पशु और पक्षियों के चित्र से जो है वो लिपि लिखी गई है और इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जब इसको एक बार पढ़ लिया जाएगा तो शायद बहुत सारे राज से पर्दा उठ सके। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी इसमें चित्रों का प्रयोग होता था, सिंबल का प्रयोग होता था। लगभग 400 से अधिक चित्रों का प्रयोग किया गया है, जिसके मतलब अलग अलग हो सकते हैं। लेखन की जो दशा थी वो दाएं से बाएं थी, यानी कि राइट से लेफ्ट लिखा जाता था। कुछ स्थानों पर बाएं से दाएं भी लिखने के प्रमाण मिले हैं। कुछ जगहों पर ऐसा भी हुआ कि लिपि बाएं से दाएं लिखी हुई है। यह लिपि मुद्राओं में मिट्टी के बर्तनों, ताम्र की तख्तियों और ईंटों पर पाई गई है। इससे व्यापारिक और धार्मिक उपयोग के संकेत मिलते हैं। अब तक यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है क्योंकि इसके साथ कोई द्विभाषी शिलालेख नहीं मिला है। कोई ऐसा एक तरीके से जो गाइड कर सके कि कैसे इस लिपि को पढ़ने हैं, इस तरीके की कोई चीज नहीं मिली है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता के लोगों की भाषा, धर्म, शासन प्रणाली के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। इस लिपि को न पढ़ने की वजह से हुआ यह है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन थे, किस धर्म को मानते थे, कैसे थे, वहां का शासन कैसा था, इस चीज के बारे में प्राप्त जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कब माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता का पतन कब माना जाता है? लगभग 1500 ईसा पूर्व, लगभग 1900 ईसा पूर्व, लगभग 2000 ईसा पूर्व या लगभग 1000 ईसा पूर्व? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। क्लास कैसी लग रही है बताते चलिएगा। कोई अगर आपका यहाँ पे सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे ही क्लासें अगर आप आगे रेगुलर चाहते हैं तो ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता का जो है वो माना जाता है कि लगभग 1900 ईसा पूर्व ये सभ्यता जो है वो समाप्त हो गई थी। इसके कारणों में बाढ़, सूखा, नदियों का मार्ग बदलना और आर्यों का आगमन हो सकता है, पर पुख्ता प्रमाण नहीं है। लेकिन इन कारणों को बताया गया है कि इन कारणों से जो हड़प्पा सभ्यता है वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? डांसिंग गर्ल, नर्तकी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति या फिर पुरोहित राजा की मूर्ति? देखिए, दोनों ही मूर्तियां चाहे पुरोहित की मूर्ति हो या डांसिंग गर्ल की मूर्ति हो, दोनों ही बहुत फेमस हैं। लेकिन ज्यादा प्रसिद्ध जो है वो डांसिंग गर्ल की मूर्ति को माना जाता है, नर्तकी की मूर्ति को माना जाता है। मोहनजोदड़ो से यह मिली है। यह एक कांस्य प्रतिमा है, ब्रॉन्ज की प्रतिमा है। यह उस समय की कलात्मक और धातु तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो, सिंध, पाकिस्तान से मिली है। 1926 में अर्नेस्ट मैके ने इसे खोजा था। यह चित्र आप देख सकते हैं, यह चित्र आप देख सकते हैं। क्या शानदार मूर्ति! आज से 2500 साल पहले ईसा पूर्व इस तरीके की मूर्ति बनाई गई होगी, आप इसको सोच सकते हैं। यह नर्तकी एक डांस की मुद्रा में है, डांस की मुद्रा में है। इसके अलावा जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में एक मूर्ति दिखाई थी, पुरोहित राजा की मूर्ति, वो मूर्ति भी हड़प्पा सभ्यता की एक प्रसिद्ध मूर्ति मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा धातु मिश्रण प्रयोग किया जाता था? हड़प्पा सभ्यता में कौन सा धातु मिश्रण प्रयोग किया जाता था? तांबा और टीन, लोहा और तांबा, सोना और चांदी, सीसा और जस्ता? सही उत्तर बताइए। किन धातुओं का प्रयोग मिश्रण में किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में? ऑप्शन नंबर ए, तांबा और टीन का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में तांबा और टीन धातु को मिलाकर ब्रॉन्ज बनाया जाता था, कांस्य बनाया जाता था। इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता,
कांस्य युग सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब आ जाते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता के ऊपर हम आ गए, हमने हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रश्नों को देखा, अब हम वैदिक सभ्यता के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। वैदिक सभ्यता ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के समाप्त होने के बाद यह सभ्यता जो है वो भारत में प्रचलित हुई, और आज का जो भारत हम देख रहे हैं, आज का जो मौजूदा परिवेश देख रहे हैं, मंदिर, नदी वदी सब ये सब जो हम देख रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि वैदिक सभ्यता के अनुसार ही आज का जो परिवेश है वो यहाँ पे चल रहा है। और यह सभ्यता के बाद फिर मौर्य काल, कुछ समय के बाद फिर मगध काल, महाजनपद काल, ये सब सारी चीजें शुरू होती हैं। वैदिक सभ्यता जो है वो आर्यों की सभ्यता है। वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो आर्य कहलाते थे। और चलिए इससे जुड़े हुए हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। वैदिक सभ्यता का मुख्य स्रोत कौन सा ग्रंथ है जो हमें वैदिक सभ्यता के बारे में बताता है? महाभारत, रामायण, ऋग्वेद या उपनिषद? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वैदिक सभ्यता का मुख्य स्रोत कौन से ग्रंथ को माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद को वैदिक सभ्यता का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसमें 1028 भजन हैं, 1028 भजन हैं जो देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। यह आर्यों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन की जानकारी देते हैं। यह आर्य जो वैदिक सभ्यता के लोग थे, जिन्हें आर्य कहा जाता था, उनके धार्मिक, सामाजिक और यहां पर आर्थिक जीवन की जानकारी देते हैं। वैदिक सभ्यता में के बारे में कुछ चीजों को हम ध्यान से देखते हैं। क्लास कैसी लग रही है बताते चलिएगा। वैदिक सभ्यता की जो काल अवधि मानी जाती है, ऐसा माना जाता है कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में भारत में आर्यों द्वारा यह सभ्यता विकसित की गई थी। इसके प्रमुख स्रोत कौन से हैं, हमें जानकारी कैसे मिलती है? तो वैदिक सभ्यता का सबसे प्रमुख स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद से हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद भी इसी काल में रचे गए हैं और इनसे भी हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। इनसे हमें आर्यों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक वैदिक काल में सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई और बाद में गंगा जमुना के मैदानी इलाकों तक ये सभ्यता जो है वो फैलती है। समाज और शासन की अगर हम बात करें तो पितृसत्तात्मक शासन था, पुरुष प्रधान शासक था। जो पुरुष था वही यहाँ पे शासन का परिचय था, या फिर शासन में पुरुषों की ही भागीदारी ज्यादा थी। राजा समाज का प्रमुख होता था और शासन में सभा व समिति की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। पुरोहित, सेनानी और ग्रामीण प्रशासन में सहयोग करते थे। जो पुरोहित होते थे वो राजा को टाइम टाइम पे गाइड भी करते थे शासन और जो है चीजें चलाने के लिए। धर्म की बात करें तो आर्य लोग प्रकृति के देवता जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु की पूजा करते थे, ऐसा माना जाता है। यज्ञ उनका प्रमुख धार्मिक कार्य था। यज्ञ करना उनका प्रमुख धार्मिक कार्य माना जाता है। मंदिरों की परंपरा नहीं थी। पूजा खुले मैदानों में यज्ञ और अग्नि के सामने होती थी। यानी कि मंदिर उस समय बहुत नहीं थे, मूर्ति पूजा नहीं होती थी। जो यज्ञ है खुले मैदानों में होता था और अग्नि की पूजा की जाती थी। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और व्यापार इनकी अर्थव्यवस्था के प्रमुख जो है वो पर्याय थे। गाय को संपत्ति का प्रतीक माना जाता था। सोना और गाय का विनिमय में प्रयोग किया जाता था। शिक्षा और भाषा की अगर हम बात करें तो संस्कृत भाषा का यहाँ पे उपयोग होता था। शिक्षा गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी। गुरुकुल में जो विद्यार्थी थे वो शिक्षा लेते थे। वेद, शास्त्र और धनु विद्या यहाँ पर जो है वो सीखते थे। यहाँ पे अगर हम बात करें ऋग्वेद का जो उपवेद है उसको आयुर्वेद माना गया है। यह चिकित्सा से संबंधित है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, संगीत कला से यह संबंधित है। यजुर्वेद का उपवेद धनुवेद, युद्ध कला से संबंधित है। और अर्थवेद का जो उपवेद है शिल्प वेद और ब्रह्मवेद को माना गया है, जो शिल्प से संबंधित है, कला और ज्ञान से संबंधित है। अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। वैदिक सभ्यता का आरंभ किस नदी के तट पर हुआ था? वैदिक सभ्यता का आरंभ किस नदी के तट पर हुआ था? गंगा, सरस्वती, यमुना या फिर सिंधु? किस नदी के तट पर वैदिक सभ्यता का आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती नदी के तट पे वैदिक सभ्यता का आरंभ माना जाता है, जिसे इसी कारण से सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। बाद में गंगा और यमुना के मैदानी इलाकों में यह सभ्यता जो है विकसित हुई थी। लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी?
जो आपका सरस्वती नदी से हुई थी। पुरोहित शब्द वैदिक सभ्यता, वैदिक काल में किसे कहा जाता है? पुरोहित शब्द वैदिक काल में किसे कहा जाता है? राजा का सैनिक, राजा का सलाहकार और यज्ञकर्ता, कर वसूलने वाला या फिर व्यापार करने वाला? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पुरोहित किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजा का सलाहकार और यज्ञकर्ता जो है वो कौन होता था? पुरोहित कहलाता था। वो मंत्रों का उच्चारण करता और राजा के लिए शुभ कार्यों की दिशा बताता था। वो बताता था कि कौन सा काम कब करना है, शुभ कार्यों की दिशा बताता था, मुहूर्त निकालता था, राजा को सलाह देता था, इसके साथ साथ पूजा पाठ भी करवाता था। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में उल्लेखित सरस्वती का क्या महत्व है? ऋग्वेद में सरस्वती का जो जिक्र हुआ है वो कौन, सरस्वती का जिक्र किसके लिए हुआ है? युद्ध की देवी थी, ज्ञान और नदी दोनों का प्रतीक थी, व्यापार की देवी थी या पृथ्वी की देवी थी? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास कैसी लग रही है बताते चलिए, कोई सुझाव हो कमेंट पे बताते चलिए और सब्सक्राइब तो भैया जरूर करते चलिए। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ज्ञान और नदी दोनों का प्रतीक माना जाता है सरस्वती जी को। सरस्वती देवी को ऋग्वेद में ऐसा बताया गया है कि ज्ञान और वाणी की देवी थी, ज्ञान और वाणी की देवी कहा गया है। साथ ही साथ सरस्वती नदी का भी उल्लेख मिलता है जो वैदिक काल की पवित्र नदी मानी जाती है। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। वैदिक समाज में राजा क्या कार्य करता था? वैदिक समाज में राजा जो था वो क्या कार्य करता था? केवल धार्मिक कार्यों का पालन करता था, शासन रक्षा और न्याय करता था, व्यापार नियंत्रण करता था या फिर कृषि संचालन करता था? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। वैदिक सभ्यता में राजा क्या करता था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजा शासन रक्षा और न्याय करता था। राजा समाज का प्रमुख था जो शासन सुरक्षा और न्याय का दायित्व निभाता था। वह सभाओं में सभा और समिति से परामर्श लेकर निर्णय करता था। उसके पास एक तरीके का मंत्रिमंडल था जिससे टाइम टाइम पे वो सलाह लेता था और उसके अनुसार जो है वो निर्णय करता था। अब आते हैं वैदिक सभ्यता से आगे बढ़ के मौर्य काल की तरफ। मौर्य काल से जुड़े हुए प्रश्नों को हम डिस्कस करते हैं। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द मौर्य डायनेस्टी? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर चाणक्य? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में, सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिसने अपने गुरु चाणक्य की मदद से मौर्य वंश की स्थापना की थी, नंद वंश को पराजित करके। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता और बिंदुसार का पुत्र था। अशोक को मौर्य वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी 321 ईसा पूर्व में। 321 ईसा पूर्व में यह की थी। मगध के नंद वंश को हराया था और फिर पूरे भारत को एक शासन के अधीन किया था, भारत की सीमाओं का विस्तार किया था। हम यहाँ पे मौर्य शासन के, मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को देखते हैं। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जैसा कि हमने देखा लगभग 322 से 321 ईसा पूर्व जो है उसने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक दार्शनिक धनानंद को पराजित करके मगध की सत्ता अपने हाथ में ली थी। राजधानी कहां थी मौर्य वंश की? तो पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, वहीं पे मगध वंश की राजधानी मानी जाती है। कौटिल्य, जिनको चाणक्य के नाम से जाना जाता है, वो चंद्रगुप्त मौर्य को अपना मार्गदर्शन देते थे, उनके गुरु थे और उन्हीं की राजनीति रणनीतियों की मदद से माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने यहां पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। साम्राज्य का अगर हम विस्तार करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में उत्तर भारत, पश्चिम और पूर्वी भारत के बड़े हिस्सों को अपने शासन में मिला लिया था। उन्होंने केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित प्रशासन की स्थापना की जिसमें कर संग्रह, सेना और न्याय व्यवस्था का ठोस ढांचा था। एक बहुत ही बढ़िया उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, सरकार बनाई जिसमें कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, प्रॉपर सेना थी और इसके साथ साथ न्याय व्यवस्था भी काफी जो है वो सुदृढ़ थी। तो मौर्य साम्राज्य भारत के एक बहुत महान जो है वो साम्राज्यों में से एक माना जाता है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां थी? तो हमने अभी डिस्कस किया, पाटलिपुत्र, आज के पटना में मौर्य वंश की राजधानी थी, जिसे महाजन नगर भी कहा जाता था। महाजन नगर भी कहा जाता था। अब प्रश्न है, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? अब मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद
मौर्य वंश की गद्दी पर उसका पुत्र बिंदुसार बैठा था और बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक जो है वो मौर्य साम्राज्य की भागडोर उसने अपने हाथों में ली। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता कहा जाता है क्योंकि वो महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और भारत के सबसे महान शासक अशोका द ग्रेट का पिता था, इसलिए उसको पिता का पुत्र और पुत्र का पिता कहा जाता है। अशोक भारत का सबसे महान शासक था। कलिंग युद्ध एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो घटना है भारत के इतिहास की। खैर अभी हम प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व, 273 ईसा पूर्व या 250 ईसा पूर्व? सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अगर बताएंगे तो ऑप्शन नंबर ए 261 ईसा पूर्व जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अशोक ने कलिंग, जो कि वर्तमान में उड़ीसा एक राज्य था, उस समय उड़ीसा को कलिंग के नाम से जाना जाता था, पर 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। इस युद्ध में भारी जनहानि हुई थी, जिसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और हिंसा का रास्ता त्याग दिया, अहिंसा का रास्ता अपना लिया और भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। अशोक के द्वारा लड़ा गया कलिंग युद्ध एक बहुत प्रमुख घटना है और इससे जुड़े हुए प्रश्न अक्सर आपकी परीक्षाओं में मिलते हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? खरोष्ठी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से दोनों? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कौन सा प्रश्न सही, कौन से प्रश्न का, इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? किस लिपि में अशोक के शिलालेख मिले हैं? अशोक के बहुत सारे शिलालेख मिले हैं, आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। खरोष्ठी और ब्राह्मी दोनों ही लिपियों में अशोक के शिलालेख मिले हैं। अधिकांश शिलालेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, लेकिन उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में कुछ ऐसे अभिलेख भी हैं जो खरोष्ठी लिपि में मिले हैं, तो इस चीज का अभी आप ध्यान दीजिएगा। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? अब हम मौर्य वंश से आगे बढ़ के गुप्त वंश की तरफ आ रहे हैं। मौर्य वंश अलग था, गुप्त वंश अलग था, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, श्रीगुप्त ने या चंद्रगुप्त द्वितीय ने? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश के बाद यह वंश जो था उसने भारत पर शासन किया था। ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी 319 ईस्वी में। श्रीगुप्त ने जो है गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी, उसको इसका संस्थापक माना जाता है और गुप्त वंश को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश ने भारत में जो शासन किया था उसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, इस चीज का भी आप ध्यान दीजिएगा। यहां पे हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। गुप्त वंश की नींव श्रीगुप्त ने रखी थी, लेकिन साम्राज्य का जो विस्तार किया था वो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये गुप्त वंश के श्रीगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने इसका विस्तार किया था, 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक शासन किया और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से उन्होंने विवाह किया था। प्रमुख शासक इस वंश के कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम के अलावा समुद्रगुप्त इस वंश का सबसे महान शासक था। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त जैसे महान शासक भी इस वंश में हुए हैं। राजधानी की अगर हम बात करें तो पाटलिपुत्र, आज के पटना जहां पे है वहां पे इनकी राजधानी थी। गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से में फैल गया और विदेशी शक्तियों के खिलाफ का युद्ध लड़े, जिसमें हुड़ों के खिलाफ भी अभियान शामिल है। हुड़ों के खिलाफ भी अभियान शामिल है। विदेशी आक्रमण, पतन माना जाता है कि जब कमजोर शासक बाद में हो गए थे गुप्त वंश के, तब हुड़ों ने यहाँ पे आक्रमण किया और इसकी वजह से इसका पतन हुआ। इसके साथ साथ सामंतों का उदय हो गया था। अलग अलग क्षेत्र में सामंत बन गए थे, यानी कि केंद्र के द्वारा सत्ता तो चल रही थी, लेकिन छोटे छोटे एरिया पे कुछ ऐसे जमींदार थे जिन्होंने कब्जा कर लिया था उस एरिया की वजह से। और जब गुप्त वंश के शासक कमजोर हुए, कमजोर शासक यहाँ पे शासन करने लगे, तो वो सामंत जो थे उन्होंने अपने अपने इलाके को अलग करवा लिया, आजाद करवा लिया, जिसको भी एक प्रमुख कारण माना जाता है गुप्त वंश के पतन का। यहाँ पे कला और संस्कृति की बात करें तो गुप्त वंश में मंदिरों का खूब निर्माण हुआ। मंदिर निर्माण का जन्म काल माना जाता है। अजंता की गुफाओं में भी चित्रकारी, ऐसी चित्रकारी जो मिली है वो भी गुप्त वंश की है, और वैसी बिजोड़ चित्रकारी जिसका आज भी विश्व जो है उदाहरण देता है। इस काल में कालिदास जैसे महान साहित्यकार हुए
जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे। इसके अतिरिक्त विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना भी इसी युग में की। जो पंचतंत्र की कहानियां आप पढ़ते हैं, विष्णु शर्मा ने इसी युग में उसकी रचना की थी, जो दुनिया के सबसे अधिक प्रचलित ग्रंथों में से एक माना जाता है। यहाँ पे जो है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश शुरू हुई। यहां से ही माना जाता है कि जो त्रिमूर्ति की पूजा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पूजा है, इसी काल में शुरू हुई। भगवान शिव के खूब मंदिरों का निर्माण जो है इस काल में मिलता है। आर्यभट्ट का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने शून्य की खोज की। आर्यभट्ट भी गुप्त काल के ही जो है वो गुप्त काल में थे, और उन्होंने बहुत सारे चीजों की रचना के साथ साथ शून्य की अवधारणा भी स्थापित की थी, जिससे गणित के क्षेत्र में क्रांति आ गई थी। इसके अलावा धन्वंतरी, जिन्होंने आयुर्वेद का जनक माना जाता है, वारामिहिर और शंकु जैसे विद्वान भी इसी गुप्त काल की देन हैं। गुप्त काल भारत का गोल्डन पीरियड माना जाता है इन्हीं वजहों से। गुप्त काल के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? गुप्त काल के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या फिर कुमारगुप्त? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गुप्त वंश का सबसे महान और शक्तिशाली शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे महान शासक था, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसने अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त की और अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक किया था। बहुत महान शासक था वो। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। श्रीगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था, और उनके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, वो सत्ता पर बैठे थे। समुद्रगुप्त ने उत्तर और दक्षिण भारत में कई सैन्य अभियान चलाए और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इलाहाबाद में एक स्तंभ मिलता है, एक शिलालेख मिलता है, जो उनके दरबारी कवि हरिशेन द्वारा रचित इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख और उनकी विजयों और शासनकाल का प्रमुख स्रोत है। इलाहाबाद के शिलालेख से समुद्रगुप्त के महान कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। वह एक कुशल संगीतकार और कला के संरक्षक थे। उनके दरबार में कई कवि और विद्वान थे। अगर धार्मिक सहिष्णुता की बात करें तो वो हिंदू धर्म को मानते थे, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु थे। उन्होंने बौद्ध मठ जो थे उनके निर्माण की अनुमति दी और उनको संरक्षण दिया। उनके शासन काल में 7 विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए गए हैं, जिनमें वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त की छवि वाला सिक्का भी बहुत प्रसिद्ध है। उनका शासनकाल आमतौर पर 335 ईस्वी से 380 ईस्वी के बीच में माना जाता है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, एक बहुत ही महान शासक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो इनके बारे में परीक्षा में पूछ लेता है। समुद्रगुप्त के जीवन का विवरण किस शिलालेख से मिलता है? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी हमने इस चीज को डिस्कस भी किया है, पिछली स्लाइड में हमने इस बारे में चर्चा की है। समुद्रगुप्त के जीवन का विवरण किस शिलालेख में मिलता है? इलाहाबाद स्तंभ, प्रयाग प्रशस्ति, नासिक शिलालेख या फिर जूनागढ़ अभिलेख? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद स्तंभ पे ही है, इलाहाबाद में स्तंभ जो है वो मौजूद है, जिसको हरिशेन नामक कवि ने लिखवाया था, जो उनका दरबारी कवि था, दरबारी मंत्री था, जिसमें समुद्रगुप्त की विजय वीरता का विस्तृत वर्णन जो है वो मिलता है। आर्यभट्ट किस गुप्त शासक के समय प्रसिद्ध हुए थे? आर्यभट्ट किस गुप्त शासक के समय प्रसिद्ध हुए थे? किसके समकालीन थे? समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, कुमारगुप्त के या स्कंदगुप्त के? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? आर्यभट्ट किस गुप्त शासक के समय प्रसिद्ध हुए थे? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। वो एक महान गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट कुमारगुप्त के शासनकाल के समय प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा था और साथ ही साथ जीरो की अवधारणा, शून्य की अवधारणा जो है वो आर्यभट्ट ने ही पहली बार दुनिया को समझाई थी। जो इनका ग्रंथ है आर्यभट्टियम, इसमें पृथ्वी के घूमने और ग्रहों की गति का उल्लेख मिलता है। सोचिए हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा विज्ञान उस समय कैसा था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, फाहियान भारत में किस गुप्त शासक के समय आया था? चीन का एक महान यात्री फाहियान किस शासक के समय भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। फाहियान से जुड़े हुए प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। फाहियान किस गुप्त शासक के समय भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है,
इन्हीं के समय, इन्हीं के टाइम पे फाहियान भारत आया था और उसने भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन अपनी पुस्तक फोको की में किया है। उसकी एक पुस्तक उसने लिखी बाद में, फोको की, उसमें उसने भारत की उस समय की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय वो भारत आया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वो मोहम्मद गौरी का दास था और गौरी की मृत्यु के बाद दिल्ली का शासक बना था। देखिए इसमें हुआ क्या था कि 1991 में जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। लेकिन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर लिया और भारत पे, दिल्ली पे उसने कब्जा कर लिया। लेकिन कब्जा करने के बाद वो यहां रुका नहीं, वो वापस गजनी चला गया और उसने अपने एक प्रतिनिधि के तौर पर कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली में छोड़ दिया था और कुतुबुद्दीन ऐबक उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता रहा। लेकिन 1206 में जब मोहम्मद गौरी का निधन हो गया तो उसने खुद ही यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर ली और अपने आप को बादशाह, सम्राट, राजा या फिर सुल्तान जो भी कहिए आप, वो घोषित कर दिया। माना जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की इस स्थापना के बाद में ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना जो है वो हो गई थी और वो आगे चलती रही। टोकन मुद्रा किस शासक ने चलाई थी? टोकन मुद्रा किस शासक ने चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर फिरोज शाह तुगलक ने? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टोकन मुद्रा किस शासक ने चलाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उसने जो है वो टोकन मुद्रा चलाई थी, तांबे की टोकन मुद्रा थी, लेकिन यह योजना उसकी असफल रही थी क्योंकि जनता ने क्या किया, नकली सिक्के बनाना शुरू कर दिया जिससे राज्य को भारी नुकसान हो गया था। राज्य को भारी नुकसान हो गया था। अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगर बात करें तो वो तुगलक वंश का शासक था। 1725 ईस्वी में उसने अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी संभाली थी। उसकी राजधानी दिल्ली थी। अगर प्रमुख प्रयास और नीतियों के बारे में बात करें तो दिल्ली से दौलताबाद उसने अपनी राजधानी को शिफ्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन जनता और प्रशासन के लिए कठिनाइयां होने लगी तो यह योजना उसकी असफल रह गई थी। वो शिफ्ट नहीं कर पाया था। वो चाहता था कि दौलताबाद में वो अपनी राजधानी को शिफ्ट करे। तांबे की नई मुद्रा चलाई थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया लोग नकली मुद्रा बनाने लगे जिससे उसकी यह योजना जो है वो असफल हो गई। दक्षिण भारत पर उसने कई सैनिक अभियान किए, लेकिन प्रशासनिक और आर्थिक दबाव के कारण उसके कुछ अभियान असफल रहे और कुछ सफल रहे। शिक्षा और विज्ञान को उसने बढ़ावा दिया। नई तकनीक और योजना लागू करने का भी उसने प्रयास किया था। माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो सहिष्णु था, यानी कि कट्टर नहीं था, लेकिन बहुत सारी उसकी योजनाएं फेल हुई, इसलिए उसको एक सफल शासक के रूप में नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के पतन का मुख्य कारण क्या था? दिल्ली सल्तनत के पतन का मुख्य कारण क्या था? मंगोलों का आक्रमण, कमजोर उत्तराधिकारी, धार्मिक संघर्ष या फिर आर्थिक संकट? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दिल्ली सल्तनत का पतन कैसे हुआ? तो अगर हम आपको बताएं तो कमजोर उत्तराधिकारी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कमजोर उत्तराधिकारियों के होने के वजह से जो दिल्ली सल्तनत है उसका पतन हो गया। तैमूर ने 1398 ईस्वी में जब आक्रमण किया था दिल्ली सल्तनत पे, उसके बाद दिल्ली सल्तनत बहुत कमजोर हो गया था और लोधी वंश जो था, लोधी वंश के जो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी, उनके और बाबर के बीच में 1526 ईस्वी में लड़ाई होती है पानीपत की। पानीपत की प्रथम लड़ाई उसको माना जाता है और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी जो है वो पराजित हो जाते हैं और इसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की जाती है। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? अभी हमने डिस्कस किया, बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने, शेरशाह सूरी ने। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी? ऑप्शन नंबर ए
बाबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी जब उसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में उसने पराजित किया था। दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हुई थी और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। बाबर जो था उसको तैमूर और चंगेज खान का जो है वंशज माना जाता है। उसने जो प्रमुख लड़ाइयां लड़ी उसके बारे में देखिए, यहां पे ध्यान दीजिए। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। बाबर की इस लड़ाई में विजय हुई थी और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। खानवा की लड़ाई बहुत प्रसिद्ध लड़ाई है, इतिहास से जुड़े हुए परीक्षाओं में यह प्रश्न बार बार पूछता है। बाबर और महान राणा सांगा के बीच, बाबर और महान राणा सांगा के बीच लड़ाई लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अपनी वीरता का भरपूर परिचय दिया था राणा सांगा ने। कहा जाता है कि उनका एक आंख एक पैर तक कट गया था, उसके बाद भी वो लड़ाई लड़ते रहे। कमजोर सेना होने की वजह से, कमजोर सेना नहीं थी, संख्या में सेना के कम होने की वजह से माना जाता है कि बाबर यह विजय प्राप्त कर गया इस युद्ध में और महाराणा सांगा की इस विजय में हार होती है। राजपूत शक्ति पराजित होती है और उत्तर भारत में बाबर अपना प्रभुत्व जो है वो स्थापित कर लेता है। इसके बाद चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय, बुंदेलखंड के जो शासक थे, उनके बीच लड़ा गया था और बाबर की इसमें भी विजय होती है और उत्तर भारत के साथ साथ मध्य भारत में भी मुगल साम्राज्य का प्रभुत्व जो है वो बढ़ने लगता है। इसके बाद घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगान सरदार और बंगाल के नुसरत शाह के बीच में लड़ा जाता है। इसमें भी बाबर की विजय होती है और अफगान शक्ति पूरी तरीके से पूरब क्षेत्र से समाप्त हो जाती है और पूरब का जो क्षेत्र था वो भी मुगलों के अधीन हो जाता है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा, बाबर के द्वारा लड़ी गई ये प्रमुख लड़ाइयां हैं। बाबर ज्यादा टाइम तक शासन नहीं कर पाया था, लेकिन कम समय में ही उसने मुगल साम्राज्य को भारत में स्थापित कर दिया था। बाबर ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था? अभी हमने इसको पढ़ा था, पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी 1526 में जो हुआ था उसमें पराजित हुए थे और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। खानवा, घाघरा और चंदेरी के युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मैंने आपको पिछली स्लाइड में दे दी है। 1526 में यह जो है लड़ाई लड़ी गई थी पानीपत की प्रथम की, और यह पहली बार था जब लड़ाई में तोप और बारूद का इस्तेमाल हुआ था। बाबर ही माना जाता है जो भारत में बारूद और तोप लेकर आया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हुमायूं को भारत से किसने निकाल दिया था? हुमायूं को भारत से किसने निकाल दिया था? शेर शाह सूरी ने, अकबर ने, बाबर ने या बहादुर शाह जफर ने? देखिए प्रश्न पे आइए, हुमायूं को भारत से किसने निकाल दिया था? ऑप्शन नंबर ए शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का कैरेक्टर भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा है, उतना जिक्र नहीं होता है, लेकिन शेर शाह सूरी ने भारत में कई ऐसे कार्य किए थे जिसके लिए आज उनको शायद सम्मान की भावना से देखा जाना चाहिए। आगे मैं आपको बताऊंगा। शेर शाह सूरी ने 1540 में कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को हरा दिया था और हुमायूं क्या हुआ था? ईरान भाग गया था। शेर शाह सूरी के डर से हुमायूं ईरान भाग गया था और बाद में सहायता लेकर पुनः लौटा, लेकिन उस समय शेर शाह सूरी जीवित नहीं थे। शेर शाह सूरी जब तक जीवित थे तब तक हुमायूं भारत नहीं लौट पाया। जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई उसके बाद हुमायूं भारत लौटता है और जो उस समय कमजोर शासक थे सूरी वंश के, उनको पराजित करके दोबारा मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। हुमायूं की अगर हम बात करें, पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं इसका पूरा नाम था। इसके पिता का नाम बाबर था। शासनकाल 1530 से 1540 तक माना जाता है पहला, उसके बाद 15 साल तक शासन नहीं रहा। फिर जब शेर शाह सूरी के कमजोर जो उत्तराधिकारी थे उनको पराजित करके 1555 से 1556 तक इसने दोबारा शासन किया। इसकी राजधानी आगरा और दिल्ली थी। स्वभाव से विद्वान था लेकिन कमजोर शासक था, ऐसा कमजोर शासक इसको माना गया है। इसके द्वारा लड़ी गई प्रमुख लड़ाइयां, हुमायूं के द्वारा लड़ी गई जो प्रमुख लड़ाइयां हैं, 1539 में हुमायूं शेर खान, जिनको बाद में शेर शाह सूरी के नाम से जाना गया, यह लड़ाई हुई थी जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था। फिर 1540 में कन्नौज की लड़ाई हुई थी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, फिर हुमायूं हार गया था और ईरान भाग गया था। इसके बाद 1555 में वापसी करता है, 1555 में वापसी करता है शेर शाह की मृत्यु होने के बाद और दोबारा दिल्ली को जीत लेता है उनके कमजोर जो उत्तराधिकारी थे उनको हरा के। 1556 में माना जाता है कि लाइब्रेरी, पुस्तकालय की सीढ़ियां चढ़ते हुए ये गिर जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके मृत्यु के बाद इसका जो बेटा था जहांगीर, वो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अब थोड़ा सा आप शेर शाह सूरी का कैरेक्टर भी देख लीजिए।
चर्चा होनी चाहिए। शेरशाह सूरी के बारे में भी जानिए। इनका नाम फरीद खान था, जो बाद में शेरशाह सूरी के नाम से जाने गए। ये सूरी वंश थे, मूल रूप से अफगान मूल के थे। 1540 से 1545 तक इनका जो है शासन था। दिल्ली इनकी राजधानी थी। बहुत उत्कृष्ट प्रशासक थे, सुधार शासक थे, और साथ ही साथ एक बेहद मजबूत योद्धा थे। मुख्य कार्य और सुधार की बात करें तो इन्होंने राज्य को सरकार, परगना और गांव में बांटा। ये जो एक राज्य को इन्होंने परगना में बांटा, सरकार दिया और ग्राम में बांटा, ताकि विकास जो है वहां पहुंचाया जा सके। भूमि मापन और राजस्व व्यवस्था के यहाँ पे जो है वो इन्होंने प्रणाली लागू की। ग्रैंड ट्रंक रोड, सोनार गांव से पेशावर तक, बांग्लादेश से पेशावर तक जो ग्रैंड ट्रंक रोड आप देखते हैं, अभी जब आप मुरथल की साइड में जाएंगे, ग्रैंड ट्रंक रोड जो आप देखते हैं, उसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। सड़क के किनारे सराय और पेड़ बनवाए थे। चांदी का रुपया इन्होंने चलवाया था। रुपया प्रणाली इन्होंने ही शुरू की थी, जो आगे चलकर भारत की मानक मुद्रा बनी। जो रुपया आप आज देखते हैं, जो हम अपनी करेंसी को रुपया बोलते हैं, वो शेरशाह सूरी के समय शुरू हुई थी। सहिष्णु शासक थे, सभी धर्म के लोगों को सम्मान देते थे और न्याय देते थे। 1545 में कलिंजर के किले में गोला बारूद फटने से इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनके मृत्यु के बाद ही हुमायूं फिर वापस लौटा था। जब तक शेरशाह सूरी जिंदा थे, हुमायूं भारत लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। अकबरनामा और आईन अकबरी किसने लिखी है? अकबरनामा और आईन अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने, फैजी ने, अब्दुल रहीम खानखाना ने, या फिर बीरबल ने? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अकबरनामा और आईन अकबरी किसने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अबुल फजल ने, जो कि दरबारी इतिहासकार थे अकबर के, उन्होंने ये दोनों पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें अकबर के शासन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और धर्म नीति की विस्तृत जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। अब आ जाते हैं, थोड़े से हम पॉलिटी के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? जब 42वां संशोधन हमारे संविधान का हुआ था, तो कौन से शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, लोकतांत्रिक, गणराज्य, अखंडता, या न्याय, स्वतंत्रता, समानता? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन से शब्द 42वें संशोधन से जुड़े गए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 42वां संशोधन जब 1976 में हुआ था, उसके बाद यह तीनों शब्द हमारी संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा या फिर संसद? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ध्यान दीजिएगा, यहां पर नियुक्ति की बात हो रही है, यहां प्रधानमंत्री को कौन चुनता है इसकी बात नहीं हो रही है। तो प्रधानमंत्री की जब नियुक्ति की बात होगी, तो ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, जिस दल के पास बहुमत होता है, और उस बहुमत दल का जो नेता होता है, उसी को राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। अब बात होगी कि चुनता कौन है? तो संसद सदस्य चुनते हैं। देश के लोग पार्लियामेंट के सदस्य चुनते हैं, और पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं वो अपना नेता चुनते हैं, संसदीय दल का नेता चुनते हैं, और जो बहुमत वाला दल होता है उसके नेता को फिर देश की राष्ट्रपति जो हैं वो भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। यह प्रक्रिया है, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 370? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है, इमरजेंसी से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए यहां पे शुद्ध सही उत्तर हो जाएगा, 352। अनुच्छेद 352 में आपातकाल का यहां पर जिक्र किया गया है, जिसमें 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र किया गया है। राष्ट्रीय लेवल का जो आपातकाल है वो 352 में जिक्र है। अगर राज्य में आपातकाल लगता है, राज्य के आपातकाल की अगर हम बात करते हैं, तो 356 में उसका जिक्र है। और अगर वित्तीय इकोनॉमिक क्राइसिस के द्वारा कोई आपातकाल लगता है, तो अनुच्छेद 360 में उसका जिक्र है। अब इन तीनों को थोड़ा सा समझते हैं। जो राष्ट्रीय आपातकाल है, ये 352 अनुच्छेद में इसका जिक्र है। युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर आंतरिक विरोध
की वजह से यह आपातकाल लगाया जा सकता है। केंद्र को राज्यों पर अधिकार मिल जाता है, यानी कि जो सेंट्रल की गवर्नमेंट होती है वो सभी राज्यों पर उसका अधिकार हो जाता है, और जो देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं उस पर रोक लग जाती है। यह कब कब लगा है हमारे देश में? 1962 में लगा है, 1971 में लगा है और 1975 में लगा है। अब भैया देखिए, 1962 में चीन से युद्ध हुआ था तब लगा था, 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तब लगा था, ये दोनों तो ठीक है, लेकिन जो ये 1975 में आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया था, इसका बहुत भारी विरोध होता है। इसको भारतीय इतिहास की काली घटना माना जाता है, लोकतंत्र की हत्या माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इंदिरा गांधी ने देश के ऊपर इमरजेंसी थोप दी थी। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कहीं ठीक नहीं था, और इस चीज को हमेशा से ही देश में विरोध की नजर से देखा जाता है। राज्य का आपातकाल 356 अनुच्छेद में इसका जिक्र है। राज्य में अगर राज्य की सरकार शासन चलाने में असफल हो जाती है या फिर वहां अराजकता फैल जाती है, तो यह जो है राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति डायरेक्ट वहां पे शासन लगा सकते हैं। राज्य पर केंद्र का प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण हो जाता है और राज्य की विधानसभा को निलंबित कर दिया जाता है, इसका प्रभाव पड़ता है। बिहार में 1977 में लग चुका है, पंजाब में 1983 में लग चुका है, यह इसका उदाहरण है। वित्तीय आपातकाल 360 अनुच्छेद 360 के अंतर्गत इसका जिक्र मिलता है। अगर देश में इकोनॉमिकल क्राइसिस हो जाती है, वित्तीय अस्थिरता हो जाती है, तब यह वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, और यह अभी तक लगा नहीं है। भगवान की कृपा से यह आपातकाल अभी तक हमारे देश में लगा नहीं है, और भगवान न करे कभी हमारे देश में यह नौबत आए कि आपातकाल लगाना पड़े। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 356? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर बी 368। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करने का अधिकार दिया गया है, यानी कि संविधान को परिस्थिति के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। 100 से अधिक संशोधन अभी तक हो चुके हैं। संविधान में जो मूल संविधान था अभी तक उसमें 100 से अधिक संशोधन जो है वो हो चुके हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय माने कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के अध्यक्ष? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी ए यहां पे सही हो जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। सभी उच्च न्यायालयों के जितने भी देश में हाई कोर्ट हैं, उच्च न्यायालय हैं, उनके प्रमुख न्यायाधीशों की सलाह पर और वरिष्ठता को, सीनियरिटी को ध्यान में रखते हुए जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है। भारत में राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुच्छेद कौन सा है? अभी हमने जिक्र किया है, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका जिक्र किया है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 368? सही उत्तर बताइए। अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लग सकता है? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी भी राज्य में अगर वहां की सरकार असफल हो जाती है या फिर अराजकता फैल जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा इस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। थोड़ा सा जियोग्राफी के प्रश्नों को भी डिस्कस करते हैं। जियोग्राफी के थोड़े से प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा है? ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी या मेडागास्कर? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी भैया ग्रीनलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है और इसके अधिकांश भाग जो हैं वो बर्फ से ढके हुए हैं। अगर दुनिया का मैप आप देखेंगे तो ये देखेंगे डेनमार्क के पास ये जो है रेड कलर में आपको दिख रहा है, यही ग्रीनलैंड है, यही ग्रीनलैंड है। इसकी भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है नूक, नूक इसकी राजधानी है। इसकी जो स्थानीय भाषा है वो ग्रीनलैंडिक यहाँ की स्थानीय भाषा है। यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में आर्कटिक महासागर के किनारे स्थित है। इसका क्षेत्रफल 2,16,000
608 वर्ग किलोमीटर है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप इसको बनाता है। अगर राजनीतिक स्थिति की बात करें तो ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वशासित क्षेत्र है। राज्य अध्यक्ष की अगर बात करें तो डेनमार्क का जो राजा और रानी होता है, डेनमार्क के जो राजा रानी होते हैं वही यहाँ के राष्ट्रपति या फिर राज्य अध्यक्ष होते हैं। और अगर ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री की बात करें तो वो यहाँ के स्थानीय सरकार के प्रमुख होते हैं और ग्रीनलैंड के जो स्थानीय प्रधानमंत्री हैं वो चुने जाते हैं। दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा, गोबी, कालहारी या फिर थार? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान, सबसे हॉट डेजर्ट कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है। यह रेगिस्तान अफ्रीका में फैला हुआ है और विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गर्म रेगिस्तान है। स्थान की अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर स्थान की बात करें तो उत्तरी अफ्रीका में यह जो है वो फैला हुआ है। कहां पर फैला हुआ है भैया? तो उत्तरी अफ्रीका में यह फैला हुआ है और यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गर्म रेगिस्तान है। कौन कौन से देश आते हैं? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, मोरक्को, मोरोटेनिया, सूडान, ट्यूनिसिया और पश्चिम सहारा देशों में यह रेगिस्तान जो है वो फैला हुआ है। अगर भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर रेत के टीले, पत्थर और चट्टानी पठार के साथ साथ सूखी घाटियां भी मिलती हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गर्म रेगिस्तान है। दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील या हुरान झील? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लेक सबसे बड़ा कौन है? ऑप्शन नंबर ए, कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा झील है। हालांकि इसे समुद्र कहा जाता है क्योंकि इसका ज्यादातर पानी जो है वो खारा है। यह वास्तव में एक अंतर्देशीय झील है। भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो एशिया और यूरोप के क्षेत्रों में, के सीमा क्षेत्रों में यह है। इसके किनारे जो देश हैं, रूस, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, यह सभी देश इसके किनारे पे जो हैं वो मौजूद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जलाशय भंडार है। औसत 211 मीटर एक गहरा है, औसत मतलब एवरेज, और अधिकतम 1025 मीटर तक इसकी गहराई मापी गई है। मीठा और खारा पानी दोनों का मिश्रण है। मेनली खारा पानी माना जाता है लेकिन मीठे और खारे पानी दोनों का मिश्रण है। तेल और प्राकृतिक गैसों के महत्वपूर्ण भंडार यहाँ पर मिलते हैं। साथ ही साथ मछली पालन भी यहाँ पर जो है वो बड़े पैमाने पर किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है तो सुपीरियर लेक सुपीरियर दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है लेकिन ये खारे पानी की झील है। मीठे की पानी की सबसे बड़ी झील है लेक सुपीरियर। यह कहाँ है? कनाडा और अमेरिका की सीमा पर। कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसकी ऊंचाई 183 मीटर है। सी लेवल से, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 183 मीटर जो है वो मानी जाती है। यहां पर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, विश्व में कौन सा देश सबसे अधिक समय क्षेत्र, सबसे ज्यादा टाइम जोन किस देश का है? सबसे ज्यादा टाइम जोन किस देश में है? रूस में, अमेरिका में, कनाडा में या फिर चीन में? जैसे भारत में तो एक ही है, भारत में जीएमटी एक ही टाइम जोन है, तो किस देश में सबसे ज्यादा टाइम जोन है? एक से अधिक कितने टाइम जोन हैं और कितने हैं और किस देश में है वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए सही हो जाएगा। रूस में सबसे ज्यादा 11 टाइम जोन है, यानी कि रूस के एक हिस्से में दिन होता है तो एक हिस्से में रात होती है। इतना विशाल देश है, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है और विभिन्न क्षेत्रों में रूस में व्यापार, प्रशासन और दैनिक जीवन में समन्वय बनाने रखने में चुनौती होती है। इसी कारण से, क्योंकि इतना विशाल है कि 11 अलग अलग टाइम जोन में इसको बांटना पड़ा है। एक हिस्से में रात हो रही है तो एक हिस्से में भी दिन हो रही है। सोचिए, कौन सा देश केवल समुद्र के माध्यम से ही अपने पड़ोसियों देशों से जुड़ा हुआ है? यह पूछ रहा है कि कौन सा देश ऐसा है जिसकी कोई थल सीमा नहीं है, यानी कि जमीन से वो किसी दूसरे देश से नहीं जुड़ा हुआ, केवल समुद्र के माध्यम से ही जुड़ा हुआ है। इंडोनेशिया, मॉरिशस, जापान या फिर फिलीपींस? सही उत्तर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया जो है हजारों छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है
और इसकी कोई भी सीमा किसी देश से नहीं जुड़ी हुई है जमीन के माध्यम से, ये केवल समुद्र के माध्यम से ही अपने पड़ोसी देशों से जुड़ा हुआ है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। दुनिया की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी वोल्केनो, दुनिया की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, ओहोस डेल सलाडो, माउंट फूजी या माउंट विसुवियस? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। दुनिया की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी, ओहोस डेल सालाडो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह लगभग 6893 मीटर ऊंचा है और सक्रिय ज्वालामुखियों में सबसे ऊंचा माना जाता है। स्थान की अगर हम बात करें तो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो इसी सक्रिय ज्वालामुखी की है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है? नंदा देवी, कंचनजंगा, हिमालय या फिर अनामुला? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंचनजंगा की जो ऊंचाई है 8586 मीटर मानी जाती है। यह भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, काच या खंबात? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे ऊंची खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, काच की खाड़ी या फिर खंबात की खाड़ी? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खंबात क्या है? जैसे मान लीजिए दोनों तरफ से जमीन है और इसके बीच में जितना लंबा जो है वो समुद्र जो है वो घुसा होता है, इन्हीं इलाकों को जो है वो खाड़ी कहते हैं, गल्फ कहते हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कच्छ की जो खाड़ी है, जैसे आप देख रहे हैं दोनों तरफ से जमीन है और समुद्र जो है यहाँ पर घुसा हुआ है, इसी को कच्छ की खाड़ी कहते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। यह सागर और समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इसके किनारे बड़े आसानी से बंदरगाह यानी कि पोर्ट जो है वो विकसित किए जा सकते हैं। भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है? रांची जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, नीलगिरी जलप्रपात या डुबरी जलप्रपात? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर मानी जाती है। यह वराही नदी द्वारा निर्मित है। वराही नदी से इसका निर्माण होता है। हालांकि मनी बांध के निर्माण के कारण अब इसमें केवल बारिश के मौसम में ही पानी का प्रभाव होता है, बाकी टाइम में सूखा रहता है। कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है और 455 मीटर ऊंचा इसको माना जाता है। सबसे बड़ा भारत का जलप्रपात है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन क्षेत्र कहां है? भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादन क्षेत्र कहां है? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन क्षेत्र कहां है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, गुजरात में। भारत का सबसे ज्यादा जो कच्छ क्षेत्र है गुजरात का, वहां सबसे ज्यादा समुद्री नमक का उत्पादन होता है, उसके लिए वो प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। करंट अफेयर के थोड़े से प्रश्नों को हम इस क्लास में अब शामिल करते हैं। भारत ने 2025 में किस शहर में पहला हाइड्रोजन फ्यूल बस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? भारत ने 2025 में किस शहर में हाइड्रोजन फ्यूल बस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? दिल्ली, मुंबई, पुणे या फिर लेह? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस राज्य में भारत ने पहला हाइड्रोजन फ्यूल बस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लेह में, लद्दाख में भारत ने पहली वाणिज्यिक हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस परियोजना को शुरू की है। यह प्रोजेक्ट शहरी परिवहन को हरित और स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित बनाने के लिए शुरू किया गया है। माना जाता है कि इस प्रोजेक्ट से जो पोल्यूशन है वो बहुत कम होगा और इसके साथ साथ जो ईंधन की खपत होगी वो भी बहुत कम होगी। सबसे पहले यह लेह में शुरू किया गया है, लद्दाख के लेह में इसको शुरू किया गया है। भारत ने 2025 में किस नई डिजिटल मुद्रा का परीक्षण किया? किस डिजिटल मुद्रा का परीक्षण किया? डिजिटल रुपया का, क्रिप्टो कॉइन का,
भारत टोकन का या EINR का? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। किस डिजिटल मुद्रा का परीक्षण भारत ने किया है? ऑप्शन नंबर ए डिजिटल रुपया इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसका जो है प्रयोग किया गया है ताकि जो भुगतान प्रणाली है उसकी निर्भरता नगदी पे कम हो जाए और डिजिटल रूप से उसका जो है वो यहाँ पर संचालन ज्यादा रहे। इससे क्या बेनिफिट होंगे? लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा रहेगी तो कैश की तरह ही इस्तेमाल होगी जैसे कैश इस्तेमाल करता है। आरबीआई इसको नियंत्रित करेगा, उच्च स्तर की साइबर सुरक्षा रहेगी, मोबाइल वॉलेट ऐप या कार्ड के माध्यम से इसका लेन देन किया जा सकता है, नकद छपाई और वितरण पर जो खर्च होता है वो कम होगा इसकी वजह से, और तुरंत भुगतान होगा और 24/7 ये जो है उपलब्ध रहेगी। तो एक बहुत बढ़िया क्रांति के तौर पर जो है इसको देखा जा रहा है। भारत और फ्रांस के बीच में अप्रैल 2025 में कितने अरब डॉलर की लड़ाकू जेट डील हुई थी? अप्रैल 2025 में भारत और फ्रांस के बीच में कितने अरब डॉलर की लड़ाकू जेट की डील हुई थी? 5.2 बिलियन, 6.8 बिलियन डॉलर, 7.4 बिलियन डॉलर या 8.0 बिलियन डॉलर? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत और फ्रांस के बीच में लड़ाकू विमानों की खरीद की जो डील हुई है वो कितने रुपए की हुई है, कितने पैसे की हुई है, क्या उसकी रकम रही है? यहां डॉलर में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7.4 बिलियन डॉलर की यह डील हुई है। 28 अप्रैल 2025 को भारत ने फ्रांस से 16 राफेल लड़ाकू विमान और खरीदने के लिए 7.4 बिलियन डॉलर करीब 63,000 करोड़ रुपए का सौदा जो है वो किया है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, 6 नवंबर को बिहार में आयोजित बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था? बिल्कुल हाल का करंट अफेयर है। बिहार में जो विधानसभा के चुनाव अभी हुए हैं, 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव हुआ है। तो पहले चरण में बिहार के कितने विधानसभा सीटों पर मतदान जो है वो किए गए हैं? 100 सीटों पर, 118 पर, 121 पर या 140 पर? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बिहार में कितने सीटों पर पहले चरण में वोट पड़े हैं? तो भैया सी, 121 सीटों पर पहले चरण में यहां पर वोट पड़े हैं। दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोट पड़ेंगे। ये 9 नवंबर को होगा। 9 नवंबर को 122 दूसरे चरण में वोट पड़ेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो 14 नवंबर को आएगा। 14 नवंबर को बिहार विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। नवंबर 2025 से भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश कुमार सिंह, संजय गर्ग, मनोज आहूजा या फिर अलका उपाध्याय? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नवंबर 2025 से किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी संजय गर्ग इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। संजय गर्ग को भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक 1 नवंबर 2025 से नियुक्त किया गया है। संजय गर्ग एक IAS अधिकारी हैं जो केरल कैडर के हैं और 1994 बैच के हैं। उन्होंने प्रमोद कुमार तिवारी की जगह ली है। प्रमोद कुमार तिवारी इससे पहले महानिदेशक थे 20 के, और उनके बाद अब संजय गर्ग ने 1 नवंबर से यह पदभार जो है वो ग्रहण किया है। 2025 में महिला विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता है? अभी हाल की घटना है, आप लोगों को याद होगा। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर भारत? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। किस टीम ने महिला विश्व कप का खिताब जीता है? तो बिल्कुल सही है, भारतीय महिला टीम ने जो वनडे वर्ल्ड कप है उसको पहली बार, इतिहास में पहली बार जीतने का काम किया है। यह जो वर्ल्ड कप है यह भारत में ही आयोजित किया गया था। 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर 2025 तक इसका आयोजन हुआ था। कुल 8 टीमों ने इसमें भाग लिया था। फाइनल मुकाबला भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच में खेला गया, जिसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह खिताब जीता। फाइनल मैच DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में खेला गया। DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में खेला गया। एक सवाल का उत्तर दीजिएगा, भारत ने किस टीम को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में प्रवेश किया था? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत या न्यायमूर्ति संजीव खन्ना? किसको भारत के 53वें न्यायाधीश के रूप में यहां पर नियुक्त किया गया है? या फिर प्रश्न यह भी बन सकता है कि वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति BR गवई जो हैं
वो भारत के मौजूदा समय में यहाँ पर चीफ जस्टिस हैं। भूषण रामकृष्ण गवई इनका पूरा नाम है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं। 26 नवंबर 2024 को इनको नियुक्त किया गया। उन्होंने किसकी जगह ली? डीवाई चंद्रचूड़। इससे पहले डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो भारत के चीफ जस्टिस थे, उनके बाद उन्होंने यह पद को संभाला है। वे भारत के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश हैं। दलित समाज से आने वाले वो दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। पहले न्यायाधीश जो थे वो केजी बालकृष्णन थे, जो 2007 में नियुक्त किए गए हैं। जो भूषण रामकृष्ण गवई या फिर बीआर गवई हैं, इनका कार्यकाल 25 नवंबर 2025 तक रहेगा। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस वायुसेना स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है? हिंडन वायुसेना स्टेशन, अंबाला वायुसेना स्टेशन, ग्वालियर वायुसेना स्टेशन या फिर जोधपुर वायुसेना स्टेशन? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अभी हाल ही में एयरबेस पर गई थी और राफेल में बैठ के उन्होंने उड़ान भरी है। किस एयरबेस से भरी है उसका जवाब यहाँ पे आपको देना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, अंबाला एयरबेस, जो कि हरियाणा का एयरबेस है। यहाँ से 19 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल में उड़ान भरी। इस विमान को जो उड़ा रहे थे वो ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी उड़ा रहे थे। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। और यह तस्वीर जो है आपने देखी होगी जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो अंबाला एयरबेस पर गई थी। अब बात कर लेते हैं थोड़े से आईसीटी के क्वेश्चन। उस पे आईसीटी के क्वेश्चंस को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का मतलब क्या है? लैन का मतलब क्या है? लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एक्सेस नेटवर्क या लिंक्ड एरिया नेटवर्क? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लैन के बारे में आप सभी जानते हैं, अगर ऑफिस में काम करते होंगे या आपके घर पे वाईफाई है या फिर आपने अपनी दुकान में लगवा रखा है वाईफाई, तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। यह क्या होता है? एक स्थानीय नेटवर्क होता है जो एक सीमित दायरे में तेज स्पीड का जो है वो इंटरनेट प्रोवाइड करता है। जो आपके घर में वाईफाई है वो लैन के थ्रू ही आती है, आपके दुकान में लगी होगी वो भी लैन के थ्रू ही आती होगी। जो ऑफिसेस में वाईफाई चलती हैं या फिर इंटरनेट चलता है वो लैन के थ्रू ही चलता है। कुछ किलोमीटर तक इसका दायरा होता है और डेटा ट्रांसफर की गति अधिक होती है, इसमें स्पीड ज्यादा होती है। आमतौर पर एक संगठन या व्यक्ति के नियंत्रण में होता है। ऑफिस, स्कूल, घर में, कंप्यूटर में, प्रिंटर में, इन बाकी जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है? ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है? केवल सरकारी रिपोर्ट तैयार करना, नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करना, केवल कंप्यूटर शिक्षा बढ़ाना या सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। ई गवर्नेंस का क्या यहाँ पर उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर बी, नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करना, ताकि जो पहले घपलाबाजी होती थी, जब ऑफलाइन सारी चीजें होती थी, पहले जो दिक्कतें आती थी वो दिक्कतें ना आए और सारी सरकारी जो सुविधाएं हैं, सारी सरकारी जो योजनाएं हैं उनको ऑनलाइन कर दिया जाए। यही ई गवर्नेंस का जो है वो उद्देश्य है। यूआरएल का क्या मतलब है? यूआरएल का क्या मतलब है? यूआरएल सभी लोग रेगुलर नाम सुनते होंगे। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रेफरेंस लिंक, यूनिफॉर्म रेफरेंस लोकेटर या यूनिवर्स रिसोर्स लिंक? यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका सही जो है वो नाम है। यह क्या है? यूआरएल वेब पेज या इंटरनेट संसाधन का पता है जिसका उपयोग करके ब्राउजर में वेबसाइट तक पहुंचने के लिए जो है मदद लिया जाता है। अब क्या है, जैसे आपके घर का पता है वैसे आपके फेसबुक आईडी का भी एक पता होगा। फेसबुक आईडी मान लीजिए आपकी है, तो फेसबुक आईडी का पता किसी को देना है तो आप कैसे देंगे? तो उसका यूआरएल होता है, वो आप कॉपी करके दे दिए। या फिर फेसबुक के किसी भी पेज का, किसी भी चीज का, जो फेसबुक में बोल रहा हूँ, इंटरनेट पे अवेलेबल किसी भी चीज का एक यूआरएल होता है जिसको कॉपी करके अगर आप किसी को शेयर करते हैं और वो उस पर क्लिक करते हैं तो वो वहां तक पहुंच सकते हैं। तो यूआरएल एक तरीके का डिजिटल एड्रेस है। एक तरीके से आप इसको समझ सकते हैं जैसे आपका घर का एड्रेस होता है, वैसे डिजिटल पेजों का, डिजिटल जो चीजें चल रही हैं उनके एड्रेस के लिए यूआरएल जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? डेटा को केवल अपने कंप्यूटर में रखना, इंटरनेट के माध्यम से डेटा और सेवाओं का उपयोग करना, कंप्यूटर को हवा में उड़ाना या नेटवर्क में वायरस फैलाना? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है?
तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंटरनेट के माध्यम से डेटा और सेवाओं का उपयोग करना, मतलब इसको समझिएगा, जैसे कि गूगल ड्राइव का आपने नाम सुना है, गूगल ड्राइव का आपने नाम सुना है, तो गूगल ड्राइव जो है एक तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग का हिस्सा है। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज जिसपे आप इंटरनेट पे जो चीज अवेलेबल है, जिसमें आप अपना डेटा, अपना फोटो, अपना वीडियो इंटरनेट पे रखते हैं, अपने मोबाइल में नहीं रखते हैं, उसी को क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो कहा जाता है। किसी एप्लीकेशन में आपने रख दिया, आपके मोबाइल का स्टोरेज यूज नहीं हो रहा है, इंटरनेट का स्टोरेज और उस जो जिस एप्लीकेशन को या जिस वेबसाइट को आप यूज कर रहे हैं उसका स्टोरेज यूज होता है, इसी को क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। अभी एप्पल के फोन में क्लाउड का एक्सेस लोग लेते हैं जब फोन का स्टोरेज भर जाता है, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग इसी को कहते हैं कि अपने डेटा को, अपनी चीजों को अपने फोन में नहीं रखना है, किसी साइट पे या फिर किसी ऐप पे रखना है, यही क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। वीपीएन का क्या मतलब है और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वेरी प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क या वेरीफाइड प्राइवेट नेटवर्क। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीपीएन का यूज बहुत लोग बहुत चीजों के लिए करते हैं, लेकिन सही चीजों के लिए किया जाए तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वीपीएन का जो अर्थ है और वो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और इसका यूज किसके लिए किया जाता है? सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। इससे, इसका यूज करने से आप इंटरनेट पे आपका ना तो पता शो होता है, ना आईपी एड्रेस शो होता है, ना लोकेशन शो होता है। तो कोई आपके कंप्यूटर का अगर हैक करना चाहे और किसी तरीके से उस पर कंट्रोल पाना चाहे, तो अगर आप वीपीएन का यूज कर रहे हैं तो वो आईपी वगैरह उसको नहीं मिलेगा और वो ऐसा नहीं कर पाएगा। लेकिन वीपीएन का यूज लोग बहुत तरीके से करने लगे हैं, जो कि बेहद ठीक नहीं है। वीपीएन का इस्तेमाल सही तरीके से कीजिए और ये जो है बहुत ही अच्छी चीज है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, ये क्लास अगर आपको पसंद आई हो, तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई सुझाव हो, कोई कंप्लेन हो, कोई सजेशन हो, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही लगातार बड़ी बड़ी 2-2, 3-3 घंटे की क्लासें आपको मिलती रहेंगी। कहीं अगर आप परेशान हैं तो इस क्लास को देखिए, परीक्षा की तैयारी में आपको पूरी मदद मिलेगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।